Very good morning, students. I am here, Mr. Shivshan Sharma. Dear student, today I will discuss very important topic, that is what? Structure of atomic nucleus. Whatever that. इतना तो बेटा हमें पता है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसके बीच में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कैसे ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंडेड होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। मान लेते हैं एक एटॉमिक न्यूक्लियस हमारे पास ऐसी है जिसमें 20 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो नेचुरली ऐसी न्यूक्लियस का साइज कम होगा 100 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाली एटॉमिक न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। 100 प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एक 20 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कम ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट और द बॉडी, उसको तो हम नाम देते हैं एज ए वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी एटॉमिक न्यूक्लियस में होंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने के हो सकते हैं किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में, इस चीज को हम नाम देते हैं this mass number. It stands for sum of proton and neutron, that is total nucleons. Proton and neutron they are collectively named as nucleons. तो किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं, मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। दैट इज मास नंबर। एंड एटॉमिक न्यूक्लियस है वो बेसिकली होती है स्फेरिकल। मान लेते हैं इस स्फेरिकल एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस दैट इज केप्ट लार्ज। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, न्यूक्लियर शेप में कैसी होती है, स्फेरिकल। सो दैट्स व्हाई इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। इस वॉल्यूम को क्या चीज कवर करेगी, क्या चीज ऑक्युपाई करेगी, दीस न्यूक्लियस। तो जितने ज्यादा बेटा न्यूक्लियस होंगे किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में, उस न्यूक्लियस का साइज, उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम उतना ही हाई होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाली न्यूक्लियस जो है बीइंग हाई साइज, उसका हाई साइज क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो उसमें क्या चीज आ जाएगी, उनको ऑक्युपाई करवाने के लिए, उनकी पैकिंग करवाने के लिए वी विल बी रिक्वायर्ड मोर स्पेस, मींस वी विल बी हैविंग मोर वॉल्यूम ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर। सो दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस है वो वेरी करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में, उन न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के बीच में पैक करने के लिए हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। मींस वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डिपेंड करेगा भाई कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी एटॉमिक न्यूक्लियस में, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम हम देते हैं ए, दैट इज न्यूक्लियंस, दैट इज मास नंबर। ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई r³ इट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। Now I can rewrite this result in another form. कैसे लिखेंगे हम इसको, this r³ directly proportional to a means r is directly proportional to cube root of a. Now I will remove this sign of dependence, इस साइन को रिमूव करेंगे, then we will get what, this r equal to this r0 a raised to power 1/3। ये फार्मूला आप लोग लर्न करेंगे, ये दोनों ही फार्मूले, लेकिन दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन। यहां जैसे r0 की वैल्यू जो है तो ये बेसिकली कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.1 into 10⁻⁻50 मीटर।
part, that is atomic mass unit. Very simple term. +1 में आपने in case of dimensional analysis में पढ़ा है. Atomic mass unit is what? Atomic mass unit को हम लिखते हैं AMU. तो 1 atomic mass unit is what? 1/12 mass of 1 कार्बन. कौन सा कार्बन? C612 कार्बन एटम. ये वाली कार्बन जो है, इस कार्बन के एक एटम के मास का जो 1/12 होगा उसको बोला जाएगा 1 atomic mass unit. Now we will sort out its numerical value की वैल्यू है कितनी है. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक कार्बन के एटम का मास फाइंड करेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे. 1 मोल में mass of 1 mole means 6.02 into 10⁻23. Mass of 1 mole of the carbon, that is equal to 12 gram, and 1 mole में कितने atoms present होते हैं? ये. अब वो एटम नंबर के बराबर. तो mass of this 6.02 into 10⁻23 carbon atom, that is equal to what? 12 gram. So mass of 1 C612 carbon atom, that will equal to 12 over 6.02 into 10⁻23. Clear? So what will be the value of this 1 AMU? 1/12 of the mass of this 1 carbon atom. ये क्या है? एक कार्बन. कौन सा कार्बन? C612 कार्बन एटम का मास. उसका 1/12 कर दे, then we will get what? 1 atomic mass unit. Therefore क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 atomic mass unit डालने की 1/12 of what? This 12 over 12 gram over 6.02 into 10⁻23. अगर हम इस रेशो को सॉल्व करें, then we will get what? 1 AMU equal to 1.6 into 10⁻27 kg. This is the numerical value of 1 AMU. Now let us do the next part. स्टैंडर्ड वैल्यू है ये वाली, इसको लर्न करें. नेक्स्ट पार्ट इज एनर्जी equivalent to 1 AMU. एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU का मतलब, अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 AMU के बराबर मास एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी. जैसे सर्दियों के दिनों में मान लेते हैं मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन लकड़ियों में से किसी एक लकड़ी के पीस का मास मैंने ले लिया 1 AMU मीन्स 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर, और उसको मैंने जला दिया, तो वहां पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट वी विल कैलकुलेट इन दिस रिजल्ट. हमारे पास आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप निकालनी, E की वैल्यू होती है
mc²। मास को हम इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास कितना हम लेंगे यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1 AMU के बराबर मास लेंगे, या फिर हम लिख देंगे this 1 AMU इंटू c², c दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन 1 AMU की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। Whatever the value of c, 3 into 10⁻⁸ इसका स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल। Let it be equation number 1. Now I will convert this joule in terms of electron volt and then in terms of mega, means 10⁶ electron volt. What 1 electron volt that is equal to 1.6 into 10⁻⁻90 joule. So हमारे पास 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 into 10⁻⁻90। तो 1 जूल की वैल्यू यहां जैसे अप्लाई करो, अप्लाई करके कैलकुलेशन, then E that will equal to what 1.6 into 10⁻⁻27 into 9 into 10⁻⁻16 and what about 1 joule, that is this one, 1 electron volt over 1.6 into 10⁻⁻90। This is 1 AMU 1.67 होगी बेसिकली। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो E की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 931 into 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस 10⁻⁶ जो है इसको बोलते हैं मेगा। मेगा मींस 10⁻⁶ दैट इज कैपिटल EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा इस 1 AMU को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी कितनी वहां पर प्रोड्यूस होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास 1.67 into 10⁻⁻27 के बराबर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So now let us discuss another part, and that is density of the atomic nucleus. Density of nucleus. डेंसिटी का बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास, मास ओवर वॉल्यूम। न्यूक्लियस के मास का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के बीच में जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उन सभी का टोटल मास। न्यूक्लियस के बीच में टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मास नंबर के बराबर। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एंड हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है और वो हमने ले लिया स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या, मास ऑफ ईच प्रोटॉन न्यूट्रॉन मींस मास ऑफ ईच न्यूक्लियन ओवर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितनी आएगी 4/3 πr³। तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, दिस 3ma over 4/r³। and what about the value of this capital R, that is capital R, that is equal to what, r0 a raised to power 1/3।
उसका क्यूब ले लो, देन वी विल गेट व्हाट 3ma ओवर 4 पाई r0 का क्यूब इंटू a। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई मेरे, ठीक। तो फाइनली डेंसिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कितनी आएगी? डेंसिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, नोट करो एक बार इसको, डेंसिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बनेगी इक्वल टू 3ma ओवर नॉट a 3m ओवर 4 पाई r नॉट का क्यूब। तो इस डेंसिटी के बीच में बेटा कैपिटल A की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। व्हाट डज दैट मीन कि डेंसिटी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस है वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगी तो इंडिपेंडेंट होगी। मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दैट इज अ कांस्टेंट, मैं वैल्यू अप्लाई करूंगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻27। मास ऑफ ईच प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये है स्मॉल है और वो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर होता है। तो 1 AMU की वैल्यू ये बनेगी ओवर 4 × पाई की वैल्यू 3.142 इंटू r0 की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 उसका क्यूब। अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 2.9 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर, या फिर 2.9 इंटू 10⁻14 टन पर मीटर क्यूब। बिकॉज 1 टन जो है क्योंकि 10 क्विंटल दैट इज इक्वल टू 10⁻3 किलोग्राम। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस वन कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी है 2.9 इंटू 10⁻14 टन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर हो तो आप जहां उसमें बहुत लार्ज मास पैक कर सकते हैं। कितना लार्ज मास पैक कर सकते हैं? 2.9 इंटू 10⁻14 टन के बराबर मास को ना उसके बीच में घुसा सकते हैं बहुत कम जगह में। तो जब बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा मास पैक होगा 10⁻14 टन के बराबर, तो पैकिंग बड़ी क्लोज होगी। इससे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो अप हो जाएगी। मींस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वेरी वेरी हाई। तभी तो बोलते हैं हम हाईली डेंस पार्ट ऑफ द एटम where entire mass of the atom is supposed to be concentrated। तो highly dense term जो है because of high density of the nucleus develop होती है। Next term that is nuclear force। न्यूक्लियस के बीच में बेटा क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर मैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंग एक पेयर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में फोर्स फाइंड करूं तो वो फोर्स कितना होगा 0 के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। इसलिए ये F इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर कितना आता है 0 के बराबर, क्योंकि Q1 पॉजिटिव Q2 0। मींस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना रिपेल कर सकता है ना अट्रैक्ट कर सकता है। ये इस कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। अनदर पॉसिबिलिटी, अगर मैं एक पेयर ले लूं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं एक इस पेयर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में फोर्स फाइंड करूं तो वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। एंड उस रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगी। अगर मैं अनदर पेयर ले लूं, कौन सा, न्यूट्रॉन का, 0 चार्ज, तो इनके बीच में तो फोर्स होगी नहीं। अगर फोर्स नहीं होगी तो
तो ये दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर, दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रह सकते हैं? रिपल्शन अगर होगी तो रिपल्शन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं रह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन रह नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन। एंड अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में फोर्स फाइंड करूं तो वो फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर पैक करके रख रही है, एंड उस फोर्स को नाम दिया है न्यूक्लियर फोर्स। ना वो फोर्स जीरो होगा, ना वो फोर्स रिपल्सिव होगी, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तभी तो वो होल्ड करके रखती है प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में वो होल्ड करके रखती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियस के अंदर वो होल्ड करके रखती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं? नाउ लेट अस एक्सप्लेन इट। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं हो सकते, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकते क्योंकि फोर्स तो एक्ट कर नहीं रही है उनमें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी नहीं न्यूक्लियस के अंदर रह सकते हैं। लेकिन एक जापानीज साइंटिस्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड युकावा। उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल नहीं करेंगे कूलम्ब लॉ से। जब कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो जीरो चार्ज वाले हैं वो भी जीरो चार्ज होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी, वो होगी न्यूक्लियर फोर्स। कैसे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, कैसे एक प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो थी दैट वाज गिवन बाय दिस युकावा। तो नेक्स्ट पार्ट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज युकावा पाई मेसोन थ्योरी। युकावा ने क्या कहा कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब ये अट्रैक्ट करेगा तो वो प्रोटॉन को एक जीरो चार्ज वाला ये पाई नियॉन दिस इज एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, एंड अट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, एक केले के तौर के ऊपर उसको, एक लड्डू के तौर के ऊपर उसको पाइनिजोन दे देगा। कैसा पाइनिजोन देगा? जीरो चार्ज वाला, और उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। वैसे तो ये रिपेल करता है कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इस प्रोटॉन ने इसको गले लगाना है, तो गले लगाने के लिए क्या करेगा, ये तो इसको देख करके तो राजी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको एक मीठा सा लड्डू देगा, और वो लड्डू कौन सा होगा, ये जीरो चार्ज वाला पाइनिजोन, एंड जीरो चार्ज वाले पाइनिजोन को बोलते हैं न्यूट्रल पाइनिजोन। देन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला न्यूट्रॉन इसको, या फिर ये वाली न्यूट्रॉन इसको हैंड ओवर करेगी न्यूट्रल पाइनिजोन। देन प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी ये कर लिया हमने केस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को गले लगाएगा तो प्रोटॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन को पॉजिटिव पाइनिजोन दे देगा और इसका मुंह बंद रखेगा। ऐसे भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे, एंड अट्रैक्शन के दौरान न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हैंड ओवर कर दे न्यूट्रल पाइनिजोन। ऐसा ही होगा। देखो क्या ये न्यूट्रल पाइनिजोन देगा कि पॉजिटिव पाइनिजोन देगा कि नेगेटिव चार्ज वाला पाइनिजोन देगा, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, चार्ज कंजर्वेशन देखनी है। इधर प्रोटॉन पे चार्ज कितना, पॉजिटिव, इधर कितना, पॉजिटिव, ये जीरो, तो पॉजिटिव दोनों साइड, तो न्यूट्रल डायरेक्शन होल्ड करेगी। यहाँ पर जीरो चार्ज, ये जीरो चार्ज प्लस जीरो, तो चार्ज जीरो का जीरो रहता है। यहाँ पर कितना चार्ज, जीरो, यहाँ पर कितनी,
एक यूनिट पॉजिटिव और एक यूनिट नेगेटिव, 0 हो गई, तो चार्ज कंजर्व रहा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ 0, तो 0 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों साइड क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रही है। लेकिन जब ये जो पाइनिजोन एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत फास्ट रेट से एक दूसरे के मुंह को बंद करके गले लगाते हैं। तो इस पाइनिजोन की डिस्कवरी के लिए या फिर इस थ्योरी के लिए दिस जापानीज साइंटिस्ट जो बाबा हुआ उसको नोबेल प्राइज मिला है। Then इन न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव होते हैं ये। सेकेंड, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही इनकी एग्जिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा छोटा होता है इसलिए इनकी होगी शॉर्ट रेंज। इस यूनिवर्स के बीच में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस यूनिवर्स का। देन फोर्थ, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब जो लाइन प्रोटॉन को ज्वाइन करेगी उसके अलावा एक्ट नहीं करेगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, जितना फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है न्यूक्लियर फोर्स, उतनी ही फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जाके प्रोटॉन के बीच में, मींस जीरो चार्ज वाले ये न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जितने के साथ एक प्रोटॉन, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये तो जीरो चार्ज वाले, तो जीरो चार्ज वाला भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें जितने के साथ पॉजिटिव चार्ज वाले दो प्रोटॉन। इसलिए ये वाली जो न्यूक्लियर फोर्स है ये डिपेंड नहीं करेगी अपॉन द चार्ज, तो कैसा बन गया, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।